चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने क्या जा रहे हैं एक नया टॉपिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स। तो टोटल आपने कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रखे हैं? टोटल आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रखे हैं। कौन कौन से? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स। तो जब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होंगे। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है साइन एक्स। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोग को जो सबसे पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है वो क्या है? वो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, विच इज द इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू साइन x। ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और इसका इनवर्स है y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आपने देखा भाई कि ये आपका साइन एक्स का इनवर्स है और इसके बारे में आपको पढ़ना है, तो पहले साइन एक्स के बारे में कुछ जानकारियां हमें पता चले तब ना उसके इनवर्स के बारे में पढ़ा जाए। ठीक है, तो मैं साइन एक्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। देखिए साइन एक्स के बारे में अगर मैंने बोला कि f इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर, fx इज इक्वल टू साइन एक्स। f is defined from all real number to all real number, fx equal to sin x, और इसका इनवर्स इधर है sin इनवर्स x। ठीक है, तो ग्राफ भी बना देते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके का ग्राफ है sin x का ग्राफ। ओके डन। देखिए ये sin x का ग्राफ है। आपको पता है इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है? -1 से 1। ये हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है। हम इसको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर आप इनवर्स पढ़ना चाहते हो तो पहले देखो तो सही कि फंक्शन क्या है, इसके बारे में जानोगे तब ना इनवर्स के बारे में जानोगे। तो जरा देखिए, अगर हमने कहा कि f इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर, fx इक्वल टू साइन एक्स, ये तो क्या ये इन्वर्टिबल है कि आप इनवर्स निकालने चल दिए? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इन्वर्टिबल ही नहीं है। क्यों इन्वर्टिबल नहीं है भाई? क्योंकि अगर इसका डोमेन आपने ऑल रियल नंबर लिया तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से ये 1 1 नहीं बल्कि मेनी 1 हो जाएगा। और अगर इसका कोडोमेन आपने ऑल रियल नंबर लिया तो इसका जो रेंज है दैट इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, इसलिए ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑन टू नहीं बल्कि इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। लेकिन मैंने आपको एक बात सिखाई है कि आप ना इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू बना सकते हो। डोमेन और रेंज को या डोमेन और कोडोमेन को सुटेबली एडजस्ट करके आप इसको 1 1 ऑन टू बना सकते हो। 1 1 ऑन टू क्यों बनाना पड़ता है पता है ना? 1 1 ऑन टू जब बनाओगे तब जाके ये इन्वर्टिबल होगा, तब इसका इनवर्स निकाला जा सकेगा। अगर 1 1 ऑन टू नहीं होगा तो आप इसका इनवर्स ही नहीं निकाल सकते। ठीक, तो ऑन टू बनाते हैं। सबसे पहले ऑन टू बनाने के लिए क्या होता है, ये जो कोडोमेन है ये इसकी रेंज के इक्वल होनी चाहिए। तो हम ना इसकी कोडोमेन को चलो बदल देते हैं। इसकी कोडोमेन में कर देता हूं -1 to 1। अब ये ऑन टू हो गया बिकॉज इट्स रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अभी ये 1 1 नहीं है क्योंकि इसका डोमेन ऑल रियल नंबर लिया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से ये 1 1 नहीं है। अब इसकी अगला नंबर आता है ना, इसकी डोमेन को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसकी हम लोग क्या एडजस्ट करते हैं? डोमेन एडजस्ट करते हैं। अब डोमेन को कुछ ऐसा एडजस्ट करो ताकि ये 1 1 हो जाए। 1 1 मतलब या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे। चूज करिए तो जरा क्या चूज करोगे ताकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करे, कुछ भी चूज कर सकते हो। आप बोलोगे ना चलो ये वाला चूज कर लेते हैं, यहां से लेकर के और यहां तक। देखो ध्यान से, अगर आप यहां से यहां तक का चूज करते हो तो इस इंटरवल में कैसा है? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये डेफिनेटली 1 1 होगा, और 1 1 होगा अगर तो ये फिर जो है तो 1 1 ऑन टू तो पहले से ही आपने कर रखा है, 1 1 ऑन टू हो जाएगा। और 1 1 ऑन टू हो जाएगा दैट मीन्स कि ये इन्वर्टिबल हो जाएगा और तब जाके इसका इनवर्स डिफाइन होगा। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है पता है? -π/2। एंड ये वाला पॉइंट कौन सा है? π/2।
तो इसलिए हमने डोमेन को ले लिया -π/2 से π/2, ये डोमेन ले लिया। अब सारी चीजें एनालाइज करिए। अगर आपने ये डोमेन लिया -π/2 से π/2, तो इसमें ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से 1 1 भी है और साथ में ये ऑन टू भी है। तो जब ये 1 1 ऑन टू हो गया तब ये जाके इन्वर्टिबल होगा, ठीक। लेकिन अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर मैं -π/2 से π/2 नहीं लूंगा, मैं π/2 से 3π/2 लूंगा, है ना। किसी ने बोला कि मैं π/2 से 3π/2 लूंगा, उसमें हमारा ये जो साइन है ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फिर आप बोल सकते हो कि ये फिर से 1 1 होगा, ऑन टू तो है ही है 3π/2, और फिर से ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा। दैट मीन्स फिर से इसका इनवर्स निकाला जा सकेगा, तो क्यों ना इसका इनवर्स निकालें, ऐसा बिल्कुल क्वेश्चन उठ सकता है। या कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं तो 3π/2 से 5π/2 लूंगा, कोई बोले कुछ, तो ये तो भारी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिफाइन किया, है ना। इन समस्याओं से बचने के लिए मैथमेटिशियंस ने क्या डिफाइन किया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। शॉर्ट में हम लोग इसको PVB लिख दिया करेंगे, ठीक है, जहां भी जरूरत पड़ेगी। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए मैथमेटिशियंस लोगों ने क्राइटेरिया रखा कि ये ओरिजिन के नियरेस्ट लेना है, ठीक है। जो भी इंटरवल आपको चूज करना है वो क्या करना है, ओरिजिन के नियरेस्ट चूज करना है। तो इन सारे इंटरवल में ओरिजिन के नियरेस्ट जो है ना वो यही वाला है -π/2 से π/2। तो इसलिए मैथमेटिशियंस ने डिसाइड किया कि ये -π/2 से π/2 वाला ही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा, समझे। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये होता है। हालांकि और अदर इंटरवल्स में भी इनवर्स डिफाइन होता है, लेकिन मेनली फोकस हम लोग किस पे करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे करते हैं। 99.5% क्वेश्चंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे बेस्ड होते हैं। 0.5% क्वेश्चंस बाकी ब्रांच पे बेस्ड हो सकते हैं, वो भी कभी कभार आपको पैकेज या बुक्स में ही देखने को मिलेंगे। IIT में आज तक ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अलावा। जो भी हम फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे, जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वो सब हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बदल दी जाएगी तो ये याद रखिएगा कि इस टॉपिक में, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक में जितने भर मैं फॉर्मूले आपको पढ़ाऊंगा, एक फॉर्मूला भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भर फॉर्मूलेज में पढ़ाऊंगा वो सब सिर्फ कब वैलिड होंगे, जब आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए कैलकुलेट करोगे। अगर ये अलग ले लिया जाए इंटरवल, ये डोमेन अलग ले लिया जाए, तो जो भी फॉर्मूलेज आप इस टॉपिक में पढ़ोगे एक भी फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। तो मैं थोड़ा बहुत उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैंने बताया ना कि उस पर क्वेश्चन आपको मिलता नहीं है। 0.5% क्वेश्चन, वो भी बुक्स या पैकेज में, IIT में तो बिल्कुल नहीं। अच्छा चलो, तो अब आप वापस आते हैं, हम लोग इनवर्स पे आते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर आपने लिया -π/2 to π/2 से -1 से 1, अब ये आपने बोला कि ये इन्वर्टिबल है। जब ये इन्वर्टिबल है तो अब इसका डोमेन और रेंज निकालते हैं, इस y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। आपने पढ़ा है इनवर्स ऑफ द फंक्शन में एक प्रॉपर्टी, क्या पढ़े हो भाई, कि फंक्शन और उसके इनवर्स का डोमेन और रेंज इंटरचेंज कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो डोमेन था वो इसका रेंज बन जाएगा, और इसका जो रेंज था वो इसका डोमेन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, इसका रेंज -1 to 1, इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, इसका जो डोमेन था वो इसका रेंज हो जाएगा, मतलब -π/2 to π/2। अब देखो यहाँ पे आपको दो बातें पता चल रही, इसका डोमेन -1 to 1 है, मतलब साइन इनवर्स का इनपुट आप -1 से 1 के बाहर नहीं डाल सकते हो, ठीक है। साइन इनवर्स के अंदर आप -1 से 1 के बाहर का इनपुट नहीं डाल सकते हो। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, इसकी डोमेन पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको फंक्शन में ही करा दिया था, है ना। मैंने बताया था ना साइन इनवर्स का इनपुट -1 से 1 करना होता है, तो जो x निकलता है वो इसकी डोमेन में आता है। हाँ, रेंज पे फोकस करिए, रेंज इसका है -π/2 to π/2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप आज ये बात अपने माइंड में एकदम बांध करके रख लो कि रेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो पता है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कंफ्यूजन नहीं होगा। जनरली ये जो टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, गलत करते हैं, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको अगर आप पकड़ लो, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बल्कि आप इजिली कर पाओगे।
पॉइंट क्या मैंने बोला कि जो इसका रेंज होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। सारी चीजें रेंज के ऊपर डिपेंड करती हैं, सारी प्रॉपर्टीज रेंज के ऊपर डिपेंड करती हैं, सारे केसेस रेंज के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रेंज पे केयरफुल रहिएगा। अगर आप रेंज पे केयरफुल रहोगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अब दूसरी बात ये पता चल रही है कि रेंज इसका -π/2 π/2, तो इसका मतलब पता है साइन इनवर्स का जो आउटपुट है, साइन इनवर्स का आउटपुट वो -π/2 से π/2 के बाहर किसी कीमत पे नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए कि अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि भाई एक काम करो, मुझे साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू बताओ। तो आप बोलोगे ना कि अच्छा साइन थीटा कब हाफ होता है, चलो पता करते हैं। तो साइन थीटा हाफ आपने बोला कि अच्छा ये तो 30 डिग्री पे होता है, π/6 पे। आपने बोला सर π/6 होगा। मैंने कहा चलो अच्छा। फिर आपने बोला कि नहीं सर एक और जगह पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव होता है साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो साइन पॉजिटिव होता है। अब बोलोगे अच्छा ये π-30 डिग्री या π-π/6 पे भी होता है, या 5π/6 पे भी होता है। आपने बोला कि सर इस पे भी साइन जो है हाफ होता है, लेकिन पता है मैं बोलूंगा नहीं, ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सिर्फ π/6 ही होगा। क्यों? अगेन ये रेंज, साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 है, तो इसलिए इसका आउटपुट जो है वो -π/2 से π/2 के बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे साइन इनवर्स हाफ जब आपने निकाला, ये जो 5π/6 है ये π/2 के बाहर चला गया, ठीक है, 150 डिग्री चला गया, ये 90 के बाहर नहीं जाना है, ये π/2 के बाहर चला गया, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो साइन इनवर्स का आउटपुट है वो -π/2 से π/2 के अंदर ही आना चाहिए, इसके बाहर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिकॉज साइन इनवर्स का रेंज -π/2 टू π/2 है। बहुत केयरफुली रेंज पे फोकस करिएगा, ठीक। अब मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। हालांकि आपके सिलेबस से मेंस से ग्राफ हट चुका है, उसमें लिखा हुआ है कि ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हट चुका है, लेकिन बिना ग्राफ के बाकी चीजें नहीं होंगी ना, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, समझा देता हूँ, उतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो आगे देखिए, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हो तो सबसे पहले इसकी बाउंड्री लाइंस बना दीजिए। डोमेन जैसे आपने बोला कि -1 से 1 है, तो इसका ग्राफ जो है वो -1 से 1 के बीच में रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी बाउंड्री लाइन बना देते हैं। देखिए इसका ग्राफ -1 से 1 के बीच में रहेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाहर ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, इसके अंदर ही ड्रॉ करना है, ठीक। ओके, देन दूसरा इसका रेंज है -π/2 टू π/2, तो वो भी बाउंड्री बना दो, ऊपर बना दो π/2, ग्राफ इसके बाहर नहीं जाएगा। नीचे बना दीजिए -π/2, ग्राफ इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमें ये पता चला कि हमारा जो ग्राफ है वो इन लाइंस के बीच में रहेगा। ये कौन सी लाइन है? -π/2, और ये कौन सी लाइन है? π/2। अब देखिए ग्राफ ड्रॉ करने का मैं एक इजीएस्ट तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि आप इनवर्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। ये एक रास्ता तो ये है कि अच्छा ये y = x लाइन के अबाउट फंक्शन और उसके ग्राफ क्या होते हैं, y याद है ना, y = x लाइन के अबाउट ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स आर सिमेट्रिक। अब y = x लाइन के अबाउट अगर इसका मिरर इमेज लोगे तो आपको साइन इनवर्स का ग्राफ मिल जाएगा, लेकिन मिरर इमेज लेना इतना आसान नहीं होता। दूसरा रास्ता देखिएगा जरा, ठीक है, ध्यान से, कि मैं कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा। मैं इसको लिख सकता हूं, साइन को उधर ले जाओगे तो आप, मैं इसको लिख सकता हूं x = sin y। तो मतलब पता है अगर मैं x = sin y का ग्राफ ड्रॉ कर दूं ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली y = sin इनवर्स x का ग्राफ मिल जाएगा। तो आप जरा देखिए हमारे पास y = sin x का ग्राफ है, ठीक है, y = sin x का ग्राफ है, और x = sin y का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है? इसमें आपको फर्क दिख रहा है, देखो x की जगह पे y की जगह पे x, मतलब x और y इंटरचेंज हो गए। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x और y एक्सिस को इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अगर मैं x और y एक्सिस को इंटरचेंज कर दूं, तो ये y = sin x का जो ग्राफ है वो x = sin y के ग्राफ में बदल जाएगा,
दैट मीन्स हमें y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आप इस ग्राफ पे यहाँ पे अपने मन में x और y एक्सिस बदल दो, मन में रखना, ठीक है ना, ऐसा नहीं सही में इसको लिख दो कि ये y एक्सिस है, ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस, लेकिन अपने मन में आप रखिए, अपने मन में सोचिए कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। मैंने बोला कि अगर आप x और y एक्सिस को बदल दो और सिंपली साइन का ग्राफ ड्रॉ कर दो तो वही साइन इनवर्स का ग्राफ कहला जाएगा। अब मन में सोचिए कि चाहिए y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव x एक्सिस है ऊपर की तरफ, और इसको देखते हुए अब आप साइन का ग्राफ बनाइए, साइन एक्स का, सिंपल साइन एक्स का, देखो साइन एक्स का ग्राफ 0 पे 0, फिर साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बढ़ता है, ऐसे आप चाहे तिरछा देख लो, ये आपका एक्स एक्सिस मान के चलो, तो एक्स एक्सिस में साइन ऐसे जाता है ना, π/2 पे 1 होता है, देखो π/2 पे 1 होता है, फिर आगे और बढ़ता जाता इस तरीके से, ऐसे बढ़ता जाता, लेकिन आगे नहीं जाएगा क्योंकि इसकी बाउंड्रीज डिसाइड हो गई हैं। ठीक, तो बस यहीं पे पीछे आइए, नीचे साइन का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस उल्टा करके, तो नीचे ऐसे जाएगा, यहाँ पे -π/2 के नीचे नहीं जा सकता, अदरवाइज ये और नीचे फिर साइन के नेचर को फॉलो करता, ठीक है, लेकिन ग्राफ यहीं पे रुक गया। तो बस ये जो आपका ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ है, ये x इक्वल टू साइन वाई, या ये ग्राफ किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ यही है। देख लीजिए अच्छी तरीके से, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ है, ये डोमेन, ये रेंज, क्लियर। इसको देख करके आप एक बात बोल सकते हो कि ये कैसा फंक्शन दिख रहा है भाई, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है, दिख रहा है सबको, कैसा फंक्शन दिख रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से क्या फायदा होगा पता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से दो फायदा होता है। याद करिए मैंने बताया था कि अगर किसी इनइक्वालिटी में आप दोनों साइड में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लगा दो या हटा दो, तो अगर आप किसी इनइक्वालिटी में दोनों साइड में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लगा दो या हटा दो, ऐसा करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो इसका पहला यूज होता है, किसमें होता है भाई, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज, है ना। दूसरा कहां पे यूज बताए थे, याद करिए, रेंज में। रेंज में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डोमेन की मिनिमम पे रेंज का मिनिमम मिलेगा और डोमेन की मैक्सिमम पे रेंज का मैक्सिमम मिलेगा। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, याद है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो डोमेन की मिनिमम पे रेंज का मिनिमम, डोमेन की मैक्सिमम पे रेंज का मैक्सिमम मिलता है। तो इसका मतलब जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन इनवर्स, अब ये मैंने वहां पे कराया भी था आपको, क्वेश्चन रेंज में मैंने करा दिया था, मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में आपको साइन इनवर्स बताया था, है ना, और मैंने बताया था कि जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसके इनपुट की मिनिमम पे ये मिनिमम देगा और इसके इनपुट की मैक्सिमम पे ये मैक्सिमम देगा। तो ये था आपका ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x। सिर्फ ग्राफ ही नहीं बल्कि इसका डोमेन, इसका रेंज और इससे रिलेटेड छोटी छोटी बातें, ठीक है। तो इसको नोट करिए वन बाय वन। पहले देखिए आप कैसे नोट करोगे, पहले आप इसको नोट करना, पहले आप साइन एक्स के बारे में नोट करिएगा, ठीक है। या अगर नोट कर लिए होगे तो बात अलग है, अदरवाइज अगर कर रहे होगे तो पहले इसको फिर इसको नोट करिएगा, या अगर एक साथ करोगे तो अलग अलग ही रखिएगा। मेन ये है, ये हमने आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिए फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो साइन इनवर्स है वो कैसा है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसमें दो यूज मैंने बताया, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया है कि जब आप रेंज निकालते हो तो इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम और इनपुट की मैक्सिमम पे मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल कि अगर हमने आपसे पूछा कि भाई साइन इनवर्स ऑफ 4/9 एंड π/6 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। आपको क्या पता करना है कि साइन इनवर्स ऑफ 4/9 एंड π/6 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसमें और इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो कैसे पता करेंगे। देखिए इस तरीके की चीजों में आप क्या करते हो वो ध्यान से समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब पूछा जाता है। आप इसके नियरेस्ट
वो वैल्यू देखिए जिसपे आप साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे साइन इनवर्स 4/9 आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन 4/9 के नियरेस्ट आप वो वैल्यू देखिए जिसपे आप साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो 4/9 के नियरेस्ट पता है आप 4/8 है ऐसा जिसपे आपको साइन इनवर्स की वैल्यू पता है ना? क्यों? क्योंकि ये 1/2 बनेगा और साइन इनवर्स 1/2 पता है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे इस तरीके की चीजें निकालनी है, क्या करना होता है, आप इसके नियरेस्ट वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू देखिए और इसके नियरेस्ट वैल्यू देखिए जिसपे आप साइन इनवर्स के बारे में जानते हो। तो हमने देखा कि अच्छा 4/9 के नियरेस्ट 4/8 है जिसपे हम साइन इनवर्स की वैल्यू जानते हैं। अब डिसाइड करो 4/9 बड़ा है या 4/8 बड़ा है? डेफिनेटली 4/8 बड़ा है। क्यों बड़ा है 4/8? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अब अगर हम दोनों साइड का साइन इनवर्स ले लें तो दोनों साइड का साइन इनवर्स लेने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और दोनों साइड में अगर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लगाते हो या हटाते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 4/9, इधर आपने साइन इनवर्स लिया तो 4/8 जो है वो क्या हो जाएगा 1/2 और ये, ठीक है। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ 4/9 लेस देन साइन इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है 30 डिग्री या π/6। तो यहां से आप बोल सकते हो अच्छा साइन इनवर्स 4/9 जो है वो π/6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करते हो, क्लियर है? इस तरीके से आप कंपैरिजन करते हो। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना होता है, आपको बस इसके नियरेस्ट वैल्यू देखनी होती है जिसपे आप वैल्यू निकाल सकते हो और फिर जो है तो उस पे उसके साथ में फिर आप कंपैरिजन करके और फिर इस तरीके से बताते हो कि ये कौन सा आपका आंसर आएगा, ठीक। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज देखते हैं। साइन इनवर्स का आउटपुट आपने देखा -π/2 से π/2 रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड देखिए कुछ बातें, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं पे साइन ऑफ साइन इनवर्स x, या चलिए ठीक है पहले x लिखते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। तो आपको पता देखो ये फंक्शन उसका इनवर्स और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और ये आपको क्या दे देगा, x दे देगा, है ना। ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 0.8, ठीक, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 0.8। तो आप बोलोगे अच्छा ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके और ये आपको क्या आउटपुट दे देंगे 0.8, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब इस पे आते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन इनवर्स ऑफ साइन। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने आपको दिया π/6। अब यहाँ भी बोलोगे ना ये इनवर्स है, ये फंक्शन है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और आपको आउटपुट में जो है वो क्या दे देगा, π/6 दे देगा, ठीक है। ये इनवर्स और फंक्शन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके आउटपुट में क्या दे देगा, π/6 दे देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैंने लिखा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 7 π/6, आप जरा सोचिए, क्या आप इन दोनों को कैंसिल करके, इनवर्स और उसके फंक्शन को कैंसिल करके, क्या आप इसकी वैल्यू 7 π/6 लिख सकते हो इसको कैंसिल करके? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि देखो यहाँ पे साइन इनवर्स आउटपुट दे रहा है, तो साइन इनवर्स का जो आउटपुट है वो -π/2 से π/2 के बाहर जाना ही नहीं चाहिए, एकदम अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो साइन इनवर्स का आउटपुट -π/2 से π/2 के बाहर अलाउड ही नहीं है। तो ये तो 7 π/6 ये π/2 से तो बहुत ज्यादा है ना, ये तो पाई से भी ज्यादा है। तो इसलिए आप इसको कट करके 7 π/6 नहीं लिख सकते। यहाँ पे क्यों कट किया पता है? यहाँ पे इसलिए कट किया क्योंकि π/6 जो है वो साइन इनवर्स की रेंज के अंदर आता है ना। π/6 साइन इनवर्स की, अगर आपने इसको कट किया π/6 आया तो π/6 साइन इनवर्स की रेंज के अंदर आता है।
ठीक है, इसलिए हमने इसको कट करके π/6 लिखा। लेकिन ये साइन इनवर्स की रेंज के अंदर नहीं आता, इसलिए आप इसको कट करके 7 π/6 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये साइन इनवर्स की रेंज के क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे, इसको मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको लिंक भेजता हूं, उसमें हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में इसको डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से इसको करेंगे। लेकिन यहां से बस एक बात समझ लीजिए, अभी तक क्या समझोगे कि आप इसको कब कैंसिल कर सकते हो, साइन इनवर्स साइन वाले को कब कैंसिल कर सकते हो, जब ये वाला इनपुट साइन इनवर्स की रेंज के अंदर हो, तब आप इसको कैंसिल करके लिख सकते हो। साइन इनवर्स की रेंज के अंदर हो तब इसको कैंसिल करके लिख सकते हो, क्योंकि ये साइन इनवर्स की रेंज के अंदर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये साइन इनवर्स की रेंज के बाहर चला गया, आप इसको डायरेक्ट कट करके नहीं लिख सकते हो। फिर क्या आंसर आएगा वो मैं भी आपको बताता हूं। और इसमें साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पता है, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन इनवर्स का इनपुट क्या होता है, -1 से 1 के बीच होता है। इसका इनपुट साइन इनवर्स का क्या होता है, -1 से 1 के बीच होता है। और अगर आप इसको कट कर देते हो तो ये जो x आता है ये क्या आएगा, ये -1 से 1 के बीच ही आएगा, जो साइन की रेंज के अंदर है। साइन का रेंज क्या होता है, -1 to 1, है ना, साइन का रेंज क्या होता है, -1 to 1। तो इसलिए सिंस इसका डोमेन -1 to 1 होता है, ये ऑलरेडी -1 to 1 है, तो इसलिए आप इसको कैप कर सकते हो, क्योंकि ये -1 to 1 आएगा, जो साइन की रेंज के अंदर आता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसमें दिक्कत होती है। अगर ये इसकी रेंज के अंदर नहीं है तो आप ऐसे डायरेक्ट कट नहीं कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं।